किया था कि मॉड्यूलेशन के बारे में, है ना। और हमने मॉड्यूलेशंस के बारे में बताया था कि आपका जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उसकी हम फ्रीक्वेंसी रेंज को एक पर्टिकुलर दूसरी फ्रीक्वेंसी रेंज में कन्वर्ट करते हैं जो कि ट्रांसमिशन के लिए सूटेबल रहता है। और अब आप ये आपका जो वेव मॉड्यूलेशन है ये पर्टिकुलर कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन है। तो कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो कैरियर वेव का यूज कर रहे हैं वो साइनसॉइडल के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूअस के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको कहा है कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। और आपका जो बेस मॉड्यूलेशन, आपका जो बेस बैंड सिग्नल है उसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के तरीके से भी ट्रीट करते हैं। और आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये पर्टिकुलर किसी भी मॉड्यूलेशन प्रोसेस में यूज में आता है। और मॉड्यूलेशन प्रोसेस के बाद जो भी सिग्नल आपका रिसीव होता है हम उसको कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस के पहले आपका जो सिग्नल होता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और मॉड्यूलेशन प्रोसेस के बाद जो भी सिग्नल होता है हम उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और आपका जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है वो पर्टिकुलर ट्रांसमिटिंग एंड पे होता है, जिसका मेन पर्पस होता है कि लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट सिग्नल्स को हम एक पर्टिकुलर अदर फ्रीक्वेंसी रेंज में कन्वर्ट करते हैं जो कि ट्रांसमिशन के लिए सूटेबल रहती है। और आपका जो इसके जो रिवर्स प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपका जो रिसीवर एंड पे जो भी प्रोसेस करेंगे वो हम ट्रांसमिटिंग एंड पे प्रोसेस जो किया है उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो आपका रिसीवर एंड पे जो भी हमारा जो टास्क है तो मेन जो टास्क ये होता है कि हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल से हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को किस तरीके से एक्सटेंड करना है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस, क्योंकि आपका जो ट्रांसमिटिंग एंड पे हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से आप बनाया है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो रिसीवर पे भी हम उसके इस प्रोसेस को रिवर्स करेंगे कि हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स को में कन्वर्ट करना है। तो इसे आपका जो प्रोसेस है इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस। तो ये आपका जो कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन है इसमें कैरियर की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम मॉड्यूलेशन को डिफाइन करते हैं कि कौन सा मॉड्यूलेशन है। तो बेसिकली कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में आपके दो प्रकार के जो मेनली मॉड्यूलेशन होते हैं, एक तो पहला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आपका जो सेकंड है एंगल मॉड्यूलेशन। तो आपका जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है वो मैंने आपको बताया था कि आपका जो कैरियर है, जो साइनसॉइडल कैरियर है, कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो हम मैसेज सिग्नल्स के हिसाब से वेरी करेंगे। तो आपका जो सिग्नल प्रोड्यूस होगा, आपका जो सिग्नल बनेगा और वो जो करेस्पॉन्डिंग जो मॉड्यूलेशन है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और आपके जो सेकंड टाइप का जो मॉड्यूलेशन है उसको कहते हैं एंगल मॉड्यूलेशन। तो एंगल मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होगा कि हम जब कैरियर के एंगल को मैसेज सिग्नल्स के हिसाब से वेरी करेंगे तो इस प्रकार का जो मॉड्यूलेशन होता है उसको बोलते हैं एंगल मॉड्यूलेशन। और ये हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस पर्टिकुलर स्लाइड के माध्यम से दिखाया है कि आपका यहाँ पे मॉड्यूलेटर है, आपका यहाँ पे साइनसॉइडल कैरियर वेव है, आपका यहाँ पे मैसेज सिग्नल है और आपका जो मॉड्यूलेटर सिग्नल है। तो मॉड्यूलेटेड को किस पॉइंट पे हम कहेंगे कि मॉड्यूलेटेड है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेटर के इनपुट पे दो प्रकार के सिग्नल्स हैं। एक तो पहला सिग्नल है मैसेज सिग्नल और आपका जो दूसरा सिग्नल है वो कैरियर सिग्नल। क्योंकि मॉड्यूलेशन प्रोसेस को एग्जिस्ट कराने के लिए दो इम्पोर्टेंट सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक तो पहला है मैसेज सिग्नल और आपका है सेकंड आपका जो है वो है साइनसॉइडल सिग्नल यानी कि कैरियर वेव। तो आपका यहाँ पे जो मैसेज सिग्नल है जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है इसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कह सकते हैं। और आफ्टर द मॉड्यूलेशन प्रोसेस जस्ट वी रिसीव द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, है ना। तो आपका जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस के बाद जो है जो भी सिग्नल रिसीव होता है उसको कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये पर्टिकुलर जो टास्क है वो एक ट्रांसमिटिंग एंड पे
आपका ट्रांसमिटिंग साइड पे एग्जीक्यूट होता है, और हमारा ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होने के बाद जो है हम इसको सीधे चैनल में ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है ना। चैनल में प्रोपेगेट किया, और आपका चैनल आपका वायरलेस चैनल भी हो सकता है, आपका चैनल वायर्ड चैनल भी हो सकता है। तो जब आपका सिग्नल, आपका जब मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है पर्टिकुलर रिसीवर पे पहुंच जाता है, तो रिसीवर इसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद जो है हम उसको कहते हैं चैनल आउटपुट। अगर वो किसी चैनल्स के माध्यम से वो सिग्नल्स को रिसीव करता है, तो वो जो सिग्नल है हम उसको सिग्नल्स को कहेंगे चैनल आउटपुट। तो चैनल आउटपुट जो पर्टिकुलर वो आपका डिमॉड्यूलेटर पे एक्सेप्ट होता है, और एक्सेप्ट होने के बाद जो है हम उसमें से ओरिजिनल मैसेज सिग्नल्स को रिकवर करते हैं, है ना। तो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल्स को जो रिकवर करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस। ये पर्टिकुलर रिसीवर एंड पे एग्जीक्यूट होता है। फिर मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल करके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो बेसिकली बेसिक फंडामेंटल मॉड्यूलेशन है, जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम में इसको समझा जा सकता है। इसके बाद जो है हम स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको फॉर्मुलेट करेंगे। तो पहली चीज ये कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन है। तो कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे कैरियर को एज ए कंटिन्यूअस के फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो कैरियर है वो साइनसोइडल के फॉर्म में है, और उसको डिफाइन किया गया है AC इक्वल टू cos 2 π fct, राइट। जहाँ पे आपका जो AC है वो कैरियर एम्पलीट्यूड है, और FC इज योर कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपका जो साइनसोइडल कैरियर वेव है वो हमने साइनसोइडल आई मीन साइन वेव के फॉर्म में डिफाइन किया, CT इक्वल टू AC cos 2 π fct, या CT इक्वल टू AC cos ओमेगा CT, जहाँ पे आपका AC जो कैरियर एम्पलीट्यूड है और FC इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी। अब हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स का जो डेरिवेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि AM जो मॉड्यूलेशन है वो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि कैरियर की जो एम्पलीट्यूड की जो प्रॉपर्टी है हम उसको मैसेज सिग्नल्स के हिसाब से वेरी करेंगे। तो यानी कि AC इज प्रोपोर्शनल टू MT, where AC is your carrier amplitude and this is proportional to the instantaneous value of the message signal MT. So if we change the amplitude of the carrier, if we change the amplitude of the carrier wave according to the instantaneous value of the message signal, then we can say such type of the modulation is called amplitude modulation. So final after that we get the standard equation for amplitude modulation, and that may be expressed as ST is equal to, this is your carrier wave AC cos 2 π fct plus, and this component is this is the component which is proportional to the carrier amplitude, क्योंकि आपका जो कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है चूंकि मैसेज सिग्नल्स के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो आपका अगर ओवरऑल इफेक्ट देखा जाएगा तो आपका जो कैरियर वेव हो जाएगा AC cos 2 π fct, और उसमें प्लस एडिशनल टर्म्स MT के हिसाब से उसमें मल्टीप्लाई होकर के ऐड हो जाएगा, यानी कि MT मल्टीप्लाई cos 2 π fct। तो हम इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ST इज इक्वल टू AC प्लस MT cos 2 π fct। तो ये आपका एक इंटरमीडिएट स्टेज है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस को पर्टिकुलर एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब हमने इसके आगे क्या किया कि AC की वैल्यू को कांस्टेंट निकालते हुए 1 प्लस MT अपन AC cos 2 π fct हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन सामने निकल करके आ रही है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ST इज इक्वल टू AC 1 प्लस KA। हमने यहाँ पे नया कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज KA, और मल्टीप्लाई MT इज एंड फाइनल होल मल्टीप्लाइड cos 2 π fct। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन
in this equation Ka is your amplitude sensitivity of the modulator. So this is the physical quantity, this is the physical parameter of any modulator. So if you take particular one modulator, so as per that particular one modulator, the value of K will be fixed. आपकी जो Ka की वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे जो AC की जो वैल्यू है वो AC मैंने आपको पहले बताया कि AC जो है वो कैरियर एम्पलीट्यूड है और आपका जो मैसेज सिग्नल है उसको MT से डिफाइन किया, पहली बात ये। अब हम यहाँ पे कुछ मेजरमेंट के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी सिग्नल है हमेशा वोल्टेज के फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो AC है वो एम्पलीट्यूड है, जो कि इसको भी हम वोल्ट के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो AC और आपका जो मैसेज सिग्नल MT है वो यहाँ पे मेजर किया जाता है वोल्ट के फॉर्म में। और आपका जो KA की वैल्यू को, KA की जो डायमेंशन है हम इसको यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी जो डायमेंशन सामने निकल करके आ रही है दैट इज वोल्ट इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे जो KA इज प्रोपोर्शनल टू 1/AC, Ka is proportional to 1/AC। तो बेसिकली AC मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो AC है वो हमेशा वोल्ट के फॉर्म में मेजर किया जाता है, इसलिए 1/AC जो कि हमारा एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी है, तो हमारा जो एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी है उसको हम वोल्ट इनवर्स के फॉर्म में मेजर करेंगे। तो सारी चीजें एक साइड में, और दूसरे साइड में क्या है कि जितने भी पैरामीटर्स हम इक्वेशंस में यूज करते हैं उन पैरामीटर्स को उनके डायमेंशन के साथ हम उसको लिखते हैं। डायमेंशन के साथ जब भी कभी बात करेंगे तो डायमेंशन के साथ उसको लिखेंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कहीं दुकान में जाएंगे, अगर आपको चीनी लेनी है तो आप बोलोगे सर हमें 2 किलो चीनी चाहिए, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। तो बेसिकली वो वेट के हिसाब से, तो वेट का जो डायमेंशन होता है वो किलोग्राम होता है स्टैंडर्ड केस में। तो यहाँ पे हम जो भी चीजें आपको बताने की कोशिश करेंगे या आप जो भी चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करें उसको विथ डायमेंशन के हिसाब से समझेंगे, राइट। फिर मैं यहाँ पे जो है कुछ और चेंजेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर आपका जो कि यहाँ पे कुछ मैंने कुछ स्लाइड आपको शेयर कर रखी है, आपको दिखाई पड़ रही, विजिबल है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके गुड, वेरी गुड। तो अब कैन, हाँ एनी क्वेश्चन? किसी को अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो बेझिझक पूछ सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई मैंने स्टार्ट कर दिया तो अब आप बीच में नहीं पूछ सकते हैं। अगर क्लास के बीच में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो एक तुरंत आप जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, राइट। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? नो सर, नॉट नाउ। भवेश, अमित और आसिफ? नो सर। नो सर, नो क्वेरी। सर नॉट। वेरी गुड। तो हम यहाँ पे क्या है कि कुछ AM सिग्नल्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि AM सिग्नल्स का ऑब्जर्वेशन कैसा है, AM सिग्नल्स का वेव फॉर्म कैसे बनता है। तो AM सिग्नल्स का वेव फॉर्म बनाने से पहले जो है हमने आपको पहले कुछ वर्ड इंट्रोड्यूस कराया था, दैट इज इन्वेलप। तो इन्वेलप को समझने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको कोई प्लेन पेपर है, वो प्लेन पेपर में आपने कोई मैसेज लिखा, तो बिना उस प्लेन पेपर को फोल्ड किए अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको किसी इन्वेलप में फिल करना है, इसको किसी इन्वेलप में रखना है, तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि सर किस साइज का इन्वेलप लेंगे जिससे कि कंप्लीटली ये जस्ट उसमें पुट हो जाए। तो कम से कम मैंने आपको बताया था कि कम से कम उतने साइज का तो कम से कम होना ही चाहिए जितने साइज का आपका मैसेज है, जितने साइज का आपका प्लेन पेपर है। तो यहाँ पे आपका जो प्लेन पेपर है वो एक प्रकार का मैसेज की तरीके से उसको कंसिडर करेंगे। तो अगर मान लीजिए मैंने कहा
कि किसी भी सिग्नल्स का इन्वलप कैसे डिफाइन करेंगे, तो बेसिकली उसकी एम्पलीट्यूड वैल्यू, बेसिकली उसकी मोड वैल्यू, है ना। तो मोड वैल्यू कह सकते हैं, उसका एम्पलीट्यूड वैल्यू कह सकते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती है वो इन्वलप के फॉर्म में हम उसको समझेंगे। तो जो अगर हम इन्वलप निकालने की कोशिश करें तो आपके पास एम सिग्नल का जो फार्मूला है दैट इज एस टी इज इक्वल टू ए सी 1 + k मल्टीप्लाई एम टी एंड होल मल्टीप्लाई cos 2 π f/c t। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये आपका जो सिग्नल है इसका इन्वलप क्या है, तो आप इन्वलप निकालते समय कैसे निकालते हैं, इसकी मोड वैल्यू, इसकी मोड वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी 1 + k a मल्टीप्लाई एम टी, और ये वैल्यू हो जाएगी 1। अगर मान लीजिए मुझे आपसे ये कहना है कि यहाँ पे जो कैरियर सिग्नल है सी टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 π f/c t, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका इन्वलप कितना है, तो इन्वलप इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द दैट पर्टिकुलर सिग्नल, मोड वैल्यू, मोड वैल्यू। इसकी मोड वैल्यू कितनी है कैरियर सिग्नल्स की, एसी, क्योंकि ये आपका जो cos 2 π f/c t है इसकी वैल्यू जाएगी 1। तो बेसिकली आपका जो कैरियर का जो इन्वलप है वो एसी है। तो एसी बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे आपको इन्वलप निकालना पड़ेगा। तो हम वापस अपने एम के इक्वेशंस में जाते हैं और उसका इन्वलप निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आपका जो फार्मूला है एस टी इज इक्वल टू ए सी 1 + k मल्टीप्लाई एम टी cos 2 π f/c t। तो इसका जो इन्वलप कैलकुलेट करेंगे वो आपका आ जाएगा ए सी 1 + k a मल्टीप्लाई एम टी, क्योंकि आपकी जो कॉस की वैल्यू है वो यहाँ पे हो जाएगी 1। हम यहाँ पे उसकी मॉडुलस वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो इन्वलप आपका डिफाइन हो गया इस फॉर्मूले से, राइट। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज मैं आपको पहले ही बताया था कि आपका जो इन्वलप होता है वो मोड वैल्यू है। तो मोड हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सिग्नल्स का इन्वलप जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखेगा। तो अगर हम यहाँ पे एएम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो एएम का जो इन्वलप है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, राइट। ये आपके 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको समझाया। अब हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपका जो एएम का वेव फॉर्म होता है वो कैसे होता है। आपका जो इन्वलप मैं आपको इन्वलप बार बार बोला जा रहा है तो उसका ग्राफ के फॉर्म में हम उसको किस तरीके से समझेंगे। जैसा कि मान लीजिए कि आपका अपर राइट कॉर्नर पे जो ए सेक्शंस में आपका जो वेव फॉर्म बनाया गया है, ये आपका जो वेव फॉर्म है वो मैसेज सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करता है। आपका जो ये वाला जो वेव फॉर्म है मैसेज सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आपका जो बी सेक्शन है ये आपका बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स। जब मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स की बात करूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज द सिग्नल आफ्टर द मॉड्यूलेशन, क्योंकि आपका मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो हमेशा मॉड्यूलेशन प्रोसेस के बाद का जो सिग्नल होता है। तो यहाँ पे आपका एस टी से डिफाइन किया, तो एस टी आपका क्या है कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जब भी यहाँ पे एस टी का जो सिग्नल है वो 2 कंडीशंस पे दिखाया गया है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो इन्वलप है, इन्वलप का मतलब क्या हुआ कि ई टी इज इक्वल टू ए सी 1 + k मल्टीप्लाई एम टी। तो अगर हम इसके इन्वलप के बारे में डिस्कस करें तो बेसिकली इसका जो इन्वलप है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। आपका एसी तो कांस्टेंट है, एसी में तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो एसी कांस्टेंट इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 इज आल्सो योर कांस्टेंट वैल्यू एंड के ए मल्टीप्लाई एम टी, है ना। तो के ए आपका क्या है, के ए इज योर एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ द मॉड्यूलेटर एंड सेकेंड वन इज द मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल और के ए की एक ऐसी वैल्यू है जिन दोनों वैल्यू पे आपका इन्वलप डिपेंड करेगा, जिन दोनों वैल्यू पे आपका इन्वलप डिपेंड करेगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका जो इन्वलप है वो पॉजिटिव वैल्यू रखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है के मल्टीप्लाई एम टी, उसकी कौन कौन सी वैल्यू पे आपका जो इन्वलप सेटिस्फैक्टरी बनता है और कौन कौन सी वैल्यू पे आपका जो इन्वलप है वो अनसेटिस्फैक्टरी बनता है, राइट।
तो कहने मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे हम एएम के बारे में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका जो इन्वलप ऑफ द एएम सिग्नल है, ऐसा देखा गया है कि आपका इन्वलप ऑफ द एएम सिग्नल है दैट विल बी सेम एज द इन्वलप ऑफ द बेसबैंड सिग्नल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इन्वलप आपका मैसेज सिग्नल्स को होगा, सेम इन्वलप आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स का रहेगा, सेम इन्वलप आपका एएम सिग्नल्स का रहेगा। तो जैसे मान लीजिए मेरा माउस का मूवमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब बताओ कि मेरा ये जो माउस है कहाँ पे प्लेस है? ET is equal to AC बहुत 1 plus अच्छा। K. हाँ, अब बताओ मेरा माउस कहाँ पे आ गया? मॉड्यूलेटेड सिग्नल पे सर। मॉड्यूलेटेड सिग्नल के वेव फॉर्म पे, राइट। अब बताओ कहाँ पे सिग्नल है मेरा माउस? फिगर B पर। बी पे, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि नाउ यू आर showing the graph what I see, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो एएम सिग्नल का जो इन्वलप है वो मैसेज सिग्नल्स के बराबर होना चाहिए। इस चीज को हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से देखने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ द मैसेज सिग्नल एंड हियर यू आर सीइंग द इन्वलप ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो बेसिकली आपका जो मैसेज सिग्नल का जो इन्वलप है वो हम उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे, शो करेंगे, देखेंगे। ये दिस इज your envelope of the message signal and this is your envelope of the modulated signal। this is तो कहने मतलब ये हुआ कि ये आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो इन्वेलप है और मैसेज सिग्नल का जो इन्वेलप है ये हमेशा सेम होना चाहिए। तो अब हम सेम किन किन कंडीशंस पे रह सकते हैं? पहली चीज ये है कि आपका अगर एएम सिग्नल का इन्वेलप जो है मैसेज सिग्नल्स के बराबर है तो इसके लिए यहाँ पे दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। पहली कंडीशन तो ये है कि आपका k मल्टीप्लाई mt, चूंकि ये हमारा फैक्टर ऐसा है जो कि डिसाइडिंग फैक्टर है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव कराएंगे कि भाई ये कंडीशन जो है एएम सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए प्रॉपर है? तो पहली चीज ये है कि हम इसको मैथमेटिकली समझने से पहले जो है हम कुछ फंक्शंस, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जैसे y इज इक्वल टू मॉड x के बारे में समझेंगे। हम इसको अगर कंप्लीटली ये डिफाइन करें कि मॉड x इज लेस देन 1, तो अगर हमने कहा कि मॉड x इज लेस देन 1 तो उसमें आपकी जो x की वैल्यू बनती है वो -1 से लेकर के 1 के बीच में होती है ना। अगर हमने Yes, कहा sir. कि मॉड x इज लेस देन 1, इन दैट केस x the value of the x start from -1 and end up to 1। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। नाउ वी विल ऐड 1 इन बोथ साइड। 1 हमने यहाँ पे भी ऐड किया तो 0 हो गया, हमने 1 यहाँ पे भी ऐड किया तो 1 प्लस के मल्टीप्लाई mt पहले हो गया, और हमने यहाँ पे 1 ऐड किया तो ऑटोमेटिक 2 हो गया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे AC का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, हमने AC का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारा k मल्टीप्लाई m, जब हम वो फंक्शन जनरेट कर रहे हैं जो हमें ऊपर मिला है, जो हमारा रियल फंक्शन है। वेरी गुड, आपका जो इन्वेलप है हम उसको जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? यस सर। ओके, तो हमने यहाँ पे देखो सारी चीजें मैथमेटिकली अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएगी। तो अगर मान लीजिए मैंने कहा कि k मल्टीप्लाई एम टी की वैल्यू जो है मोड में वो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि k मल्टीप्लाई एम टी की जो वैल्यू है -1 से ग्रेटर हो करके और 1 के बीच में जाएगा। फिर मैंने क्या किया कि दोनों साइड में 1 को ऐड कर दिया, तो इधर हो गया 0, उधर हो गया 2। फिर मैंने क्या किया कि AC का मल्टीप्लाई कर दिया और इधर हो गया 0, इधर हो गया 2AC। तो अब हमारा ज़्यादा हम ध्यान 2AC पे नहीं देंगे, हम जो ध्यान देंगे वो आपका ये जो वैल्यू क्या है, दिस इज योर इन्वेलप ऑफ द मैसेज सिग्नल, सॉरी इन्वेलप ऑफ द AM वेव, एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका जो इन्वेलप है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू
रखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन में आपका जो AM सिग्नल है और उसका जो इन्वलप है वो मैसेज सिग्नल्स के बराबर हो जाएगा। तो हम इस कंडीशंस को यहाँ पे बी फिगर में देख सकते हैं, बी फिगर में देख सकते हैं। सो दिस इज द AM signal when we are using the condition k multiply mt is less than 1, because in this case the envelope of the AM signal will be same as the envelope of the message signal. अच्छा, अब अगर मान लीजिए कभी बाई चांस हमारी k मल्टीप्लाई mt की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि मोड k मल्टीप्लाई mt इज ग्रेटर देन 1। तो अगर आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत मॉड x अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसमें x की वैल्यू क्या क्या होगी अगर आपको पता है तो आप वहां से इन वैल्यू को निकाल सकते हो, यानी कि k मल्टीप्लाई एम टी या तो -1 से छोटी होगी और या k मल्टीप्लाई एम टी की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। इसके केस में आपकी जो k मल्टीप्लाई एम टी की जो मॉड वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। अब हम इस कंडीशन में हम इसके इन्वलप को चेक करेंगे। हम इस कंडीशन में प्रीवियस प्रोसीजर की तरीके से इसका इन्वलप को चेक करेंगे। तो पहली बात ये, अगर हम k मल्टीप्लाई एम टी इज लेस देन -1, हमने क्या किया कि दोनों साइड में +1 ऐड कर दिया, तो 1 + k मल्टीप्लाई एम टी इज नेगेटिव, और हमने यहाँ पे AC को मल्टीप्लाई कर दिया, तो AC 1 + k मल्टीप्लाई एम टी इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इन्वलप है वो नेगेटिव है। तो जैसे ही आपका इन्वलप नेगेटिव हो जाएगा तो वहां पे ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसको बोलते हैं फेस रिवर्सल कंडीशन, इसको बोलते हैं फेस रिवर्सल कंडीशन। और इस कंडीशन पे क्या होता है कि आपका जो इन्वलप है, किसका इन्वलप, AM सिग्नल्स का, वो डिस्टॉर्ट कर जाएगा, वो मैसेज सिग्नल्स के इक्वल नहीं रह पाएगा। तो जब आपका AM सिग्नल का इन्वलप मैसेज सिग्नल्स के इन्वलप से इक्वल नहीं हो पाएगा तो वहां पे आपका AM सिग्नल जो डिस्टॉर्ट कर गया, डिस्टॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर AM सिग्नल्स का जो जनरेशन है वो वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इन्वलप इसका डिस्टॉर्ट कर गया। तो बेसिकली ये हमारा जो डिसाइडिंग फैक्टर है k मल्टीप्लाई एम टी, तो इसको कहते हैं हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स, हम इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो बेसिकली मॉड्यूलेशन इंडेक्स किसी भी मॉड्यूलेटर की फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने एक बार मॉड्यूलेटर को बना लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया, फैब्रिकेट कर लिया, तो उसमें उसके बाद उसमें Ka की जो वैल्यू है फिक्स हो जाती है, Ka की जो वैल्यू है फिक्स हो जाती है। इसलिए यहाँ पे K और उसके कॉम्बिनेशन में जो मैसेज सिग्नल है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। बेसिकली यही दोनों कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएंगे। अगर आपका जो मॉड्यूलेशन है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से छोटी है तो ही आपका सेटिस्फैक्टरी AM सिग्नल्स का जनरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम AM सिग्नल्स के बारे में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि आपका जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है वो कैरियर के एम्पलीट्यूड को मैसेज सिग्नल्स के हिसाब से वेरी करेंगे। तो हम जब मैसेज सिग्नल्स के हिसाब से वेरी करेंगे कैरियर के एम्पलीट्यूड को, तो वहाँ पे आपका जो कैरियर का फ्रीक्वेंसी है हम उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम केवल कैरियर के एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे और फ्रीक्वेंसी हमारी वही रहेगी, एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे और कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी हमारी वही रहेगी। सो जस्ट वी आर इफ वी if we change the amplitude of the carrier wave according to the message signal while the frequency of the carrier wave, the frequency of the carrier wave maintain constant, in that case amplitude modulation exists. First question is that. And the second point is that the frequency of the carrier signal is usually much greater than the highest frequency component of the message signal, where
W is your highest frequency of the message signal, and that particular this statement is represented in mathematics form, that is equal to FC much greater than W, where FC is the frequency of the carrier, और आपका जो W है, W is the bandwidth, we can say bandwidth, we can also say the bandwidth of the message signal. तो अगर आपकी मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ W है और कैरियर फ्रीक्वेंसी आपकी FC है, तो हमें अगर सेटिस्फैक्ट्री एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो जनरेशन करना है, सेटिस्फैक्ट्री एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स का अगर जनरेशन करना है, तो हमें यहाँ पे जो कैरियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए मैसेज सिग्नल्स की बैंडविड्थ से। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई प्लेन पेपर है, प्लेन पेपर को अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट करना है, तो ऑटोमेटिक हमें उसमें स्टोन बांधना पड़ेगा, और स्टोन ऐसे बांधना पड़ेगा कि आपका स्टोन का जो वेट है वो प्लेन पेपर के वेट से कई गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश की है कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस आपका तभी एग्जीक्यूट करेगा जब जब कैरियर की फ्रीक्वेंसी वो मैसेज सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी या मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ से कई गुना ज़्यादा होगी, तो ही आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगी। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और ये मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्राफिकल फॉर्म में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज योर द इक्वेशन ऑफ पर्टिकुलर AM wave, and which shows the waveform, and the second one is the message signal. It is denoted as the MT, indicated by also MT, as well as the carrier signal here, because here we are using the sinusoidal signal, and that is in continuous form. So we can say this type of the modulation is called continuous wave modulation, है ना। तो यहाँ पे आपका जो कैरियर वेव शो कर रहा है, और यहाँ पे आपका सिग्नल है, और आपका यहाँ पे AM वेव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका AM वेव का जो इन्वेलप है दैट विल बी सेम एज द इन्वेलप ऑफ द मैसेज सिग्नल, ठीक है ना। तो दिस इज द वेव फॉर्म, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ AM वेव। आइए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपका जो इन्वेलप है, मैंने आपको पहले बताया था, इन्वेलप का मतलब ये होगा कि ऐसा इन्वेलप लो जिस इन्वेलप में आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो आइटम है वो पर्टिकुलर कंप्लीटली फिट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इन्वेलप, है ना। तो यहाँ पे आपका इन्वेलप दिखाई दिया ये आपका इन्वेलप है, और दिस पर्टिकुलर इज योर AM वेव, राइट। अब हम यहाँ पे कुछ बैंडविड्थ के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करें, क्योंकि हमने यहाँ पे AM सिग्नल के जनरेशन बता दिया, AM सिग्नल्स की जो इक्वेशंस है, AM सिग्नल्स की इक्वेशंस को किस तरीके से ड्राइव करेंगे वो बता दिया, AM सिग्नल्स का वेव फॉर्म बता दिया, मैसेज सिग्नल्स का वेव फॉर्म बता दिया, कैरियर सिग्नल्स का वेव फॉर्म बता दिया, आपका इन तीनों सिग्नल्स का जो एनवेलप है वो मैंने बता दिया। अब मैं यहाँ पे AM सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी AM सिग्नल्स को हम कैसे एनालिसिस करेंगे। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर हम सिग्नल्स को एनालिसिस करेंगे तो टाइम डोमेन के रिस्पेक्ट में से ज़्यादा अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम उसको एनालिसिस करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे बैंडविड्थ को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि AM सिग्नल आपका जो टाइम डोमेन के रिस्पेक्ट में है, हम उसको फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे। तो पहला यहाँ पे जो पॉइंट है, AM signal is represented as ST is equal to AC 1 plus K multiply MT whole multiplied cos 2 pi FCT, where Ka is your amplitude sensitivity of the modulator and AC is your carrier amplitude and MT is your message signal, right? फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी भी टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में
हमें किसी भी सिग्नल्स के टाइम डोमेन को अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाना है तो नो डाउट मैंने आपको बताया था कि दो मेथड से हम किसी भी सिग्नल्स को उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला मैंने बताया था कि फूरियर सीरीज, और मैंने दूसरा भी बताया था कि फूरियर ट्रांसफॉर्म, राइट। तो अब चूंकि हम यहाँ पे अगर आपका सिग्नल पीरियोडिक है तो यहाँ पे फूरियर सीरीज का यूज करेंगे, और अगर आपका सिग्नल नॉन पीरियोडिक है तो हम यहाँ पे जो है नॉन यानी कि फूरियर ट्रांसफॉर्म को यूज करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो उसको हमने ऐसे डिफाइन किया है एम एफ या एम ओमेगा is equal to integration minus infinity to infinity mt exponential minus j omega t dt, because we don't know about the characteristics of the message signal, so we can take the Fourier transform of any that particular message signal mt, right? So this is the formula. आपको Fourier transform का formula पता है? यस सर। है ना। Fourier transform बेसिकली क्या करता है कि किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में चेंज करता है, राइट। तो हमने यहाँ पे अब हमें मैसेज सिग्नल्स के बारे में तो पता नहीं कि सर मैसेज सिग्नल आपका पीरियोडिक होगा कि ए पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है कि पीरियोडिक नहीं है कि पीरियोडिक है। तो अगर हमें नहीं पता तो हम क्या डिफॉल्ट में उस पर्टिकुलर सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे एम एफ से डिफाइन किया है, राइट। तो देखो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा कि अगर mt का ट्रांसफॉर्म कैपिटल एम एफ है तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि mt इज इक्वल टू दिस टाइप द एरो और एम एफ। तो ये आपका जो एरो का इंडिकेट कर रहा है, सर mt कैन कन्वर्ट इन mf और mf कैन कन्वर्ट इन mt सर। बिल्कुल। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि mt और mf एक दूसरे के फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है। फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर का मतलब क्या होगा कि हम मैसेज सिग्नल्स से उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो हम ऑटोमेटिक उस सिग्नल्स का हम उसको टाइम डोमेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम बाई डायरेक्शनल, हम इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल, हम इसको कहते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर, है ना। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ जो पर्टिकुलर स्लाइड में आपका जो मेन मोटो है कि हम कैसे एएम सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, हम कैसे एएम सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। तो हमने बताया कि एमटी का ट्रांसफॉर्म है एमएफ। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी में देखोगे तो 1 का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसको डेल एफ के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। आपका अगर 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, डेल एफ। और ये डेल एफ क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि f इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू है 1, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0, राइट। m इज इक्वल टू f इज, हाँ, this is called delta function and which is defined as equal to 1 if f is equal to 0, otherwise its value will be 0, right। अब मैंने अगर उसमें 1 में हमने यहाँ पे cos का मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म, राइट। अगर हमने 1 में cos का मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमें अगर उसका ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसको हम किस तरीके से समझेंगे कि आपका 1 का जो ट्रांसफॉर्म है जो डेल्टा फंक्शन, उस डेल्टा फंक्शन में हम हमारी शिफ्टिंग हो जाएगी। एक तो शिफ्टिंग हो जाएगी एफ इजिकल टू एफ नॉट पे, और दूसरी शिफ्टिंग हो जाएगी एफ इजिकल टू माइनस एफ नॉट पे, और उन दोनों का सम करके हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म कॉल्ड मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई भी सिग्नल है 1 और उसका ट्रांसफॉर्म है डेल्टा एफ, तो अगर हम उस पर्टिकुलर सिग्नल में कॉस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका जो ट्रांसफॉर्म बन जाएगा वो शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट हो करके एक तो आपका शिफ्टिंग हो जाएगी एफ इजिकल टू एफ नॉट पे, और दूसरी शिफ्टिंग हो जाएगी एफ इजिकल टू माइनस एफ नॉट पे, और दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो अगर हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम इस पर्टिकुलर फार्मूले में लगाने की कोशिश करें
तो आपका ट्रांसफॉर्म ये निकल करके आ जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया कि इस इक्वेशंस को ब्रेक किया, यानी कि AC 1 cos 2 pi FCT प्लस AC KA MT cos 2 pi FCT, है ना। तो अगर हम यहाँ पे 1 by 1 इसके ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश करें तो पहला कंपोनेंट कौन सा है? AC cos 2 pi FCT। तो अगर हम AC cos 2 pi FCT को यहाँ पे देखें, है ना, तो हम उसका ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या बनेगा? AC by 2 और 1 का जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डेल्टा फंक्शन, यानी कि AC by 2 डेल्टा F माइनस FC प्लस डेल्टा F प्लस FC डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया AC cos 2 pi FCT का। आपका जो सेकेंड टर्म क्या है? AC KA MT cos 2 pi FCT। हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी लगाएंगे, जहाँ पे आपका AC की वैल्यू है कांस्टेंट, KA भी आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पे MT आए। तो मैंने आपको पहले बताया कि आपका MT का जो ट्रांसफॉर्म है वो कैपिटल MF है। अगर हम उस कैपिटल स्मॉल MT में cos 2 pi FCT को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो ट्रांसफॉर्म है वो दोनों साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि MF माइनस FC प्लस MF प्लस FC डिवाइडेड बाई 2। और KA और AC चूंकि कांस्टेंट है इसलिए आपके साइड में आ जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। इसमें अगर कंफ्यूजन तो भी पूछ सकते हो। नो सर। अच्छा अच्छा, हम ये क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर डूइंग लाइक दिस? हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस क्या है? सर फ्रीक्वेंसी स्ट्रक्चर जानने के लिए। भाई हमारा पर्पस क्या है? हम इसका ट्रांसफॉर्म निकालना है, सब सारी चीजें हैं, तो हमारा पर्पस क्या है? वाई वी आर डूइंग लाइक दिस? हम ट्रांसफॉर्म क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें सिग्नल्स, हमें AM सिग्नल्स की बैंडविड्थ निकालनी है। अब बैंडविड्थ इज नथिंग बट इट इज द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। बैंडविड्थ का मतलब क्या हुआ? बैंडविड्थ का मतलब क्या है? कोई बताए बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? आचित्य। सर बैंडविड्थ का सर मतलब ये होता है सर जो बैंड्स होता है सर फ्रीक्वेंसीज का, तो सर उनका Right. डिफरेंस होता है सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज। बहुत बढ़िया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अब मान लीजिए मैंने कहा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप बताया है। अगर बैंडविड्थ को मैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर मान लीजिए मैंने कहा कि आपके पास कोई भी मैसेज सिग्नल्स है जो कि लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट होता है, और उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर मैं कह रहा हूँ कि W, ये आपको ये स्लाइड दिख रही है, मैंने कहा कि ओमेगा W इज द, यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, W इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल। और अच्छा, मैसेज सिग्नल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपने डिफाइन कर दी W, एंड व्हाट अबाउट द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी? मैसेज सिग्नल की लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 0। मैसेज सिग्नल्स की लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 0। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका जो मैसेज सिग्नल है वो लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट है। तो लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएगी? जहाँ तक इसकी फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो कहने मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे चूंकि W जो डिफाइन किया है, W मैंने क्या डिफाइन किया है? दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी component of the message signal. We can also say that the W is the bandwidth of the message signal, because bandwidth is the defined as the difference between the highest frequency component minus lowest frequency component. तो मैसेज सिग्नल के केस में आपका जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है? 0। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है? W। सो आपकी जो मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ क्या बन जाएगी? W। तो इसलिए हम यहाँ पे बैंडविड्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे
बैंडविड्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो बैंडविड्थ हम कैसे निकाल पाएंगे? जब तक हम उस पर्टिकुलर सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक। अच्छा, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करने के बाद जो है हम उसमें से देखेंगे कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तभी जा करके हम उसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है उस सिग्नल्स की बैंडविड्थ कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, राइट? यस सर। अच्छा, तो अब हमारा आपका जो एक्सप्रेशन आ गया है एएम सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, वो सबसे लास्ट में है। कोई पढ़ के बताएगा कि क्या लिखा हुआ है? Sir, f of f equals to ac upon 2 del f of minus fc plus del f of plus fc plus kaac upon 2 mf minus fc plus mf plus fc. बहुत बढ़िया। अब इसमें के क्या है? Sir, modulating sensitivity is, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। sorry sir, amplitude sensitivity. और एसी क्या है? Sir, carrier amplitude sir. बहुत बढ़िया। और देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिग्नल्स को दो डोमेन में मेनली डिफाइन करते हैं, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो अगर आपका यहाँ पे टाइम डोमेन में एम सिग्नल है, एस टी इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस के मल्टीप्लाई एम टी होल मल्टीप्लाई कॉस 2 पाई एफ सी टी, तो ये जो सिग्नल है ये टाइम डोमेन में है। यहाँ पे आपका जो स्मॉल एस जो डिफाइन किया गया है वो टाइम डोमेन के केस में डिफाइन किया गया है। स्मॉल एस और टी, टी इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और स्मॉल एस क्या है कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल इन टाइम डोमेन। लेकिन हम जब फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करेंगे तो ये आपका हो गया कैपिटल एस। देखो ये आपका स्मॉल एस है और आपका ये कैपिटल एस है। तो स्मॉल एस और कैपिटल एस को का जो डिफरेंस है वो आपको समझना है कि स्मॉल एस टी क्या है, दिस इज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इन टाइम डोमेन, और कैपिटल एस एफ क्या है, दिस इज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, है ना? तो हमें इस चीज को और ग्राफ के फॉर्म में समझना है। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर दो सेक्शन बताए गए हैं कि पहले सेक्शन में हमने आपको स्पेक्ट्रम दिखाया है मैसेज सिग्नल्स का या बेस बैंड सिग्नल्स का या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स का या इंफॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल्स का। तो हमने यहाँ पे जो पहला जो सेक्शन है वो पर्टिकुलर क्या शो कर रहा है कि स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द मैसेज सिग्नल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और W तक जा रही है। फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोसीजर है किसी भी स्पेक्ट्रम को शो करने का, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस वाला जो कंपोनेंट है ये यहाँ पे सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे -W से लेकर W तक डिफाइन किया है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि इसकी सर इसकी बैंडविड्थ तो 2W हो गई, नहीं, इसकी बैंडविड्थ W ही है, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे और W तक जाएंगे। सो दिस इज द वेयर द 0 इज द low frequency component and W is the highest frequency component of the message signal. So we can define the bandwidth of the modulating signal, that is W, not 2W, right? 2W इसकी बैंडविड्थ नहीं है। जो आपके मैसेज सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो है W, और उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है एम्पलीट्यूड की वो m of 0 है। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपका ये जो सिग्नल है एएम सिग्नल, हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि आपका जो एएम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो इक्वेशन आई हुई है उसको AC अपॉन 2 डेल F माइनस एफ सी प्लस डेल 1 F प्लस एफ सी, हम इसको पहले ड्रा करेंगे। हम पहले इसको ड्रा करेंगे। कैसे ड्रा करेंगे? जैसे AC अपॉन 2 डेल्टा F माइनस एफ सी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक डेल्टा फंक्शन लेना है और उसको FC
वैल्यू पे सेंटर करना है, FC वैल्यू पे शिफ्ट करना है। सो दिस इज योर FC एंड दिस इज योर डेल्टा फंक्शन, दिस इज योर FC, और आपका ये वाला जो वेव फॉर्म है डेल्टा फंक्शन है। इसका अच्छा, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है वो इक्वेशन से डिफाइन होगा, AC/2, इसका एम्पलीट्यूड कितना है AC/2, और वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे है डेल्टा F माइनस FC। तो इसलिए इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा AC/2 डेल्टा F माइनस FC। अच्छा, इसको हमने ग्राफ के फॉर्म में शो कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज AC/2 डेल्टा F प्लस FC। तो इसकी शिफ्टिंग किधर जाएगी, लेफ्ट में जाएगी कि राइट में जाएगी? सर लेफ्ट में जाएगी। लेफ्ट में जाएगी, बहुत बढ़िया। तो अगर लेफ्ट में जाएगी तो हम इसको लेफ्ट में माइनस FC पे इसको ले जाएंगे, क्योंकि F प्लस FC इज इक्वल टू 0, तो F इज इक्वल टू माइनस FC। सो दिस इज योर माइनस FC, और ये आपका हो गया इम्पल्स फंक्शन, और इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा AC/2 और डेल्टा F प्लस FC। ठीक है, ये तो आपका हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो डेल्टा फंक्शन है। अब प्लस के AC/2 F माइनस FC को ड्रा करेंगे। अगर हम इसको कैसे ड्रा करेंगे, F माइनस FC, कि अगर आपके पास कोई भी MF वेव फॉर्म है, उसको हम FC वैल्यू पे हम उसको राइट शिफ्ट करेंगे। तो आपका जो मैसेज सिग्नल के वेव फॉर्म ये है, इसको हम राइट शिफ्ट करेंगे तो इसको उठा करके हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है ना? तो ये आपका जो कंपोनेंट है ये है F माइनस FC, और यहाँ पे F प्लस FC है। तो F प्लस FC को किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में। तो मैसेज सिग्नल्स को हम लेफ्ट साइड में यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। दिस इज योर F प्लस FC। मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। यस ओके सर। ओके। अब यहाँ पे जो पीक वैल्यू है वो डिफाइन, देखो पीक वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, F इज इक्वल टू FC, है ना? F इज इक्वल टू FC पे इसकी वैल्यू कितनी है, M0। ठीक है, तो M0 यहाँ पे हो गया, और 1/2 के AC/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 1/2 के AC M ऑफ 0। तो ये आपका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैंने आपको यहाँ बताया। अब जो है हमें यहाँ पे कुछ और टर्म्स के बारे में डिफाइन करना है, जैसे अपर साइड बैंड। अच्छा, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड को किस तरीके से यहाँ समझेंगे कि सर आपने यहाँ पे अपर साइड बैंड भी बता रखा है। अपर साइड बैंड का मतलब क्या हुआ कि द फ्रीक्वेंसी विच इज हायर देन कैरियर फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी विच इज हायर देन कैरियर फ्रीक्वेंसी, तो हम उसको कहेंगे अपर साइड बैंड। तो यहाँ पे आपकी देखो 0 से स्टार्ट हुआ FC, ये है, इसके हायर का मतलब ये हुआ। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसको कहते हैं अपर साइड बैंड। और देखो फ्रीक्वेंसी, अगर हम देखो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में बात करेंगे या नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में बात करेंगे, बात हमारी एक ही है। तो हम इसको फॉर एक इंस्टेंट के लिए पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में बात करें, तो अगर हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उससे हायर का जो कंपोनेंट है इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड, और फ्रीक्वेंसी से जो लोअर वाला कंपोनेंट है उसको हम कहेंगे अपर साइड बैंड, है ना? तो ये जो कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ओनली इफ यू आर ऑब्जर्विंग पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। अगर आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखेंगे तो सेम जो पैटर्न है वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए FC है माइनस FC, तो माइनस FC से जो दूर का जो हायर कंपोनेंट है वो आपका हो जाएगा अपर साइड बैंड, और ये जो पास का है वो आपका हो जाएगा लोअर साइड बैंड। तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए अपर साइड बैंड ये, और नेगेटिव सॉरी लोअर साइड बैंड ये। सिमिलरली
नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपका जो अपर साइड बैंड है वो ये हो जाएगा और जो लोअर साइड बैंड है वो ये हो जाएगा। अब हम अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करें कि सर इसकी बैंडविड्थ क्या है, तो आपको दोनों में से पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में से या नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करके उसमें से हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकालना है और लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकालना है, तब जा करके हम उस पर्टिकुलर सिग्नल्स का बैंडविड्थ निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के केस में कोई मुझे बताएगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है? सर FC प्लस W होगा। बहुत बढ़िया। तो आपका पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के केस में आपका जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो है FC प्लस W, और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में ही जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसकी क्या वैल्यू है? FC माइनस W। FC माइनस W, FC माइनस W, यानी कि अगर आप यहाँ पे मेरे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यस सर। ये क्योंकि अभी अचित ने कहा कि भाई यहाँ पे जो बैंडविड्थ होती है वो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। अगर आप यहाँ स्पेक्ट्रम में जरा ध्यान से देखें तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के केस में आपकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो FC प्लस W है, और आपकी जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो FC माइनस W है। सो जस्ट वी आर टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, so it will come out and that is equal to 2W. Where what is the W? What is the W? Can you tell me? सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज। Maximum frequency of the message, or we can say bandwidth of the message signal, or we can say bandwidth of the message signal. So if you are taking the difference between the highest frequency component minus lowest frequency component, then it will automatically calculated at the 2W, where W is the bandwidth of the message signal. So this is the transmission bandwidth of the AM wave. This is the transmission bandwidth of the AM wave, and that is defined as the 2W, where W is the message bandwidth. W is the message bandwidth. So if you know the bandwidth of the message signal, and that particular signal is transmitting with the help of the AM modulator, and if anyone asks you that what is the bandwidth of that particular signal, so you just calculate by using this formula, and that is equal to 2W, because the transmission bandwidth of the AM wave is 2W, where W is the message bandwidth of the message signal, right? यस सर। समझ में आया? यस यस सर। सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, अब मैं देखो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से इस AM सिग्नल्स की बैंडविड्थ कैलकुलेट किया है, हम यहाँ पे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको यहाँ पे शायद देख पा रहे होंगे, माउस का मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है? यस सर। ओके, अब अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव फ्रीक्वेंसी साइड,
then what is the value of the highest frequency component? That is minus fc minus w. ठीक है? So this is the highest frequency component if you are considering the negative frequency. Minus lowest frequency. What is the lowest frequency? That is minus fc plus w. That will be come out as minus 2w. So कहने मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो है 2w आ रही है। तो अगर आप चाहे पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के केस में बैंडविड्थ निकालें, चाहे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में बैंडविड्थ निकालें, दोनों केस में जो बैंडविड्थ आएगी वो 2w ही आएगी। दोनों केस में जो बैंडविड्थ आएगी वो 2w आएगी। तो यहाँ तक अगर टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। No, sir. आचिंत नो क्वेरी सर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लीव कर लें। ओके सर। ये आपका जो एएम सिग्नल्स का जो लगभग इसमें जो है वो इसका पूरा फिनिश हो गया है, क्योंकि मैंने आपको सिग्नल बता दिया, उसका एक्सप्रेशन बता दिया, उसका डेरिवेशन बता दिया और उसका इन्वेलप बता दिया और उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस भी बता दिया। देन उसका मैंने बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता दिया, है ना। अब थोड़ा बहुत इसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, राइट? ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून। Afternoon. गुड आफ्टरनून।